बच गया होगा। एक क्वेश्चन है ना, चलो एक सवाल तो रहेगा ना, हमको इजी होगा फेसबुक पर डालने में। एक सवाल फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ए आरेश, मारेंगे खूब जूता मारिस। कर क्या रहे बे तो? अब तुम हुलुक बंदर की तरह किया ना, तो आज बाहर जाओगे। आज जिसको भी अननेसेसरी टॉक करते देख लियो, वो सीधा बाहर जाओगे, कोई एक्सक्यूज नहीं, सीधा। ज्यादा मुस्कुराओ मत, चमड़िया मुस्कान मत दो। हमारे बिहार में कहा जाता है ऐसे ही लड़का लड़का हर वक्त यही करता रहता, बोले चमड़िया मुस्कान दे रहा है। हाँ अब्दुल्ला कोजर, अरे छापा। अभी देखो बोलेगा साइड सर, इसके मुंह में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, साइड सर, और कुछ नहीं आता इसको बोलने। साइड सर फाइनली, जल्दी छाप तुम लोग। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराने का जरूरत है। क्या करे समझ नहीं। अच्छा खैर उस बैच में तो करा ही देंगे, यहाँ नहीं कराएंगे। सर मैं सीरियस हूं, अब मैं सर पढ़ना चाहता हूं सर। एक नहीं दो दो टीचर को बुलाया, तीसरा चौथा कोई बुला होगा उसके बारे में तो जानकारी हमको नहीं है। दो टीचर को मैसेज किया है कि सर मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। पता नहीं आसमान में पड़ेगा कि जमीन में पड़ेगा, मालूम ही नहीं चला हमको। और उसका एक बार भी मिला नहीं दोबारा आकर के। एक दिन आया मेरे पास कि सर आपसे बात करना है, तो डाउट बता रहे थे, उसके बाद गायब हो गया। टारगेट का बुक खरीदो और रट्टो, 12th बोर्ड का एग्जाम की तैयारी करो। जिसको जिसको बोर्ड में अच्छा करना है ना, तुम्हारे पास बुक्स है, मॉड्यूल के साथ एक एक्स्ट्रा बुक मिली थी ना, 11 में मिली थी ना, तो 11 में जो पोर्शंस है उसको रटो बैठ करके। 12th का नहीं मिला अभी, 12th का नहीं दिया शायद, पता नहीं, दिया ही नहीं होगा। जो कंपनी से आता है वो कंपनी दिया नहीं होगा, इसीलिए प्रिंट नहीं हुआ होगा। बन गया क्या? बन गया? अब कर सकते हो? अब कर सकते हो कि नहीं? फ्रॉम, कल बहुत स्मूथ चल रहा था, आज फिर जो बीमारी पकड़ लिया है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे केसीएल करंट किरचॉफ लॉ तो पढ़ा होगा ना, बस चार्ज किरचॉफ लॉ है ये समझ लो एक तरीके से। क्योंकि चार्ज करंट किरचॉफ लॉ में केसीएल में आपने एक बात पढ़ी होगी कि जो पॉइंट जंक्शन पे चार्ज कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है, तो पढ़ा है ना, तभी तो I1 निकल के I2 बन जाता है। आपने करंट किरचॉफ लॉ में क्या केसीएल में क्या पढ़ा होगा, एक वायर इधर, एक वायर इधर, एक वायर इधर। यहां पे अगर कंजर्वेशन लॉ नहीं लगेगा तो ये I1 I2 I3 I4 मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0 कैसे लिखोगे? तभी तो लिख पाएंगे जब इसमें
अब अगर मान लो यहाँ पे कुछ कंजम्पशन हो गया तो ये बनेगा क्या, तो कम हो जाएगा ना फिर तो। आने वाला प्लस जाने वाला माइनस भी होगा यहाँ पे, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 होगा। मैंने डायरेक्शन नहीं लिया, डायरेक्टली बता दिया। तो यहां से क्या करोगे, पहला लिखो 20 20x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 0 प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू बताइए तो आप लोग कितना आ रहा है, x की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। निशान गौरी छापिए जल्दी से। ये छापा क्या हो गया, 25/2 आएगा, देख जरा गौर से। x इक्वल टू 25/2। जिसको जिसका प्रैक्टिस नहीं है प्रैक्टिस करो भाई। मुझे एक्सपर्ट बनाना था आप लोग को, लेकिन बन नहीं पा रहा, क्या करें समझ में नहीं। थोड़ा सा और मेहनत करो तुम लोग, थोड़ा क्या, थोड़ी सी और मेहनत। चलो एवरी सैटरडे रोज प्लान बनाता हूँ यार। सुबह तक जो है सैटरडे को पूरा दिन जो है रील्स देख देख के नेट खत्म हो जाता है, शाम को छोड़ो हटा हो जाएगा। बोले 19 रुपए का रिचार्ज कराएगा, उनको एस्टेलर वाला बच्चा सब तो करेंगे। हाँ बोले वही होता है। मैंने इस सैटरडे को मैंने सोचा था कि ऑनलाइन आएंगे हम, तो इंटरनेट देखा 100 MB बचा हुआ है। थोड़ी इसमें क्या होगा, आधे क्लास में खत्म हो जाएगा मामला। तो छोड़ दो, करेंगे फिर दूसरे दिन। समझ आया? कितना निकला Q1? तो Q1 इज इक्वल टू कितना, 2 25/2 माइनस 10। Q2 इक्वल टू 2 25/2 माइनस 0। Q3 इक्वल टू 4 25/2 25/2 माइनस 20। देख कितना वैल्यू आ रही है सबका, चेक कर ले, निकाल। आया समझ में कि नहीं सवाल? ये सवाल समझ आया कि नहीं? अयुन, वेरी गुड। अयुन को आता है तो हमको आत्मिक संतुष्टि मिलती है, मन खुश होता है। हाँ अयुन को भी समझ। हम चाहते हैं कि अयुन एकदम पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि सवाल देखते उसके पास जवाब हो, बट शी इज नॉट प्रैक्टिसिंग एट हर होम। घर पे सोती है, माँ से झगड़ा करती है, ये सब करती होगी, और क्या करेगी। पैर पटक पटक के पापा को बोलती होगी ये सामान चाहिए। हो गया निशान गौरी? Look at this problem and solve. Find out the charge on each capacitor. Initially they are uncharged. यहाँ पे Q1 इक्वल टू मतलब कितना, 1 इंटू x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 25 प्लस 2x माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आने वाली है 4। अब Q1 Q2 Q3 बता दीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, समझा कि नहीं? तो यहां से Q1 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 इंटू 1 माइनस 6 माइक्रो कूलम। Q2 इक्वल टू 2
4 प्लस 25 तो 29 दूनी 58 माइक्रो कूलम और Q3 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 30 तो कितना देगा 26 दूनी 52 माइनस 52 ना 52 माइक्रो चाहिए। टू कैपेसिटर ऑफ क्वेश्चन को नेक्स्ट, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड and C2 equal to 3 microfarad and C2 equal to 3 microfarad are connected in series, are connected in series across a cell of EMF, across a cell of EMF, across a cell of EMF 18 volt, 18 volt. Equivalent, find, calculate equivalent capacitance, comma the potential difference across each capacitor, potential difference across each capacitor, potential difference across each capacitor. Next, charge on each capacitor, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। जल्दी बना के बताइए ये वाला सवाल, आसान है। अरे समझा कि नहीं सवाल? मुआविया उठो वहां से, उठो, उस कॉर्नर पे जाकर बैठो था। हाँ अब ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद अगर तुमको बातचीत करते देख लिया बाहर भगा देंगे। लास्ट है ये, कोई एक्सक्यूज नहीं कि वो हमको टोका, मदरसा नहीं है ये कि मौलवी साहब हमको देखे ना मारा, मौलवी साहब देखे ना हमको टोका। हाँ समझ आया? ये क्लियर है? सीरीज में है तो चार्ज तो दोनों में एक ही होने वाला है। तो आप सी इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, सी इक्विवेलेंट पता है, उससे आपको चार्ज निकल जाएगा। फिर अब दोनों में V1 एंड V2 है तो V1 एंड V2 आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। एग्जाम्पल, हाँ 15 और 10 सीरीज में दिया हुआ, ऐसे पैरेलल दिया हुआ है। 15 माइक्रो कूलम 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड ऐसे जुड़ा हुआ। उसके बाद क्या किया इस सवाल में इसने, एक 25 माइक्रोफेराड का यहां पे देखिए। मुझे किसी की आवाज आ रही है, लड़कियों में से भी लड़कों में से भी। 25 माइक्रोफेराड और 10 वोल्ट। देखो तो नई बच्ची लोग आई, कितने अच्छे से पढ़ रही, शांति से। सीखो यार तुम लोग, अभी नई है इसलिए हल्ला नहीं कर रही है। जिस दिन जारा शोभा से दोस्ती हो गया बस उस दिन शुरू हो जाएगी। हो गया है ना, बस 1-2 दिन और रुक जाओ उसके बाद। अच्छा बीच में ही बैठी हुई है जारा जवा के, तब तो हो गया कहानी। पूरा डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रही है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से स्टार्ट होगा, इधर आएगा। हाँ चलो, क्या निकालना है भाई इसमें? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट लिखो। दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस। सवाल इज वेरी इजी।
बना सकते हैं। हाँ, तो यहां से आपको V1 V2 आ गया 5 वोल्ट। अब Q1 बराबर C1 इंटू V1 V2 लिया तो V1, तो आपको C1 कितना है 15, V1 कितना है 5, 15 पंचे 75 माइक्रोकूलम। क्या आवाज आ रही है, क्या कर रहे हो? Q2 इक्वल टू C2 इक्वल टू V2, 10 इंटू 5 50 माइक्रोकूलम। अरे आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया? The EMF in the EMF or the cell in the circuit, ज़ूबिया क्वेश्चन बोला मैंने लिखने के लिए, कॉपी बंद क्यों होती है हमको अभी तक समझ में नहीं आया। एक बार बाहर गई हो तब 4 बार माफी मांग के अंदर आई रफीक सर से। हाँ 12 वोल्ट, 12 volt. The EMF of the cell in the circuit is 12 volt, and the capacitors are C1 1 microfarad, C1 1 microfarad, C2 3 microfarad, C3 2 microfarad, C4 4 microfarad, C3 2, C4 4, C4 4 microfarad। हो गया? Calculate the charge on each capacitor. Calculate the charge on each capacitor and total charge drawn from the cell, and the total charge drawn from the cell when पहला लिखना, the switch S is closed, switch S, when the switch S is closed, switch is closed। दूसरा, switch S is open। अब देखो सर्किट डायग्राम कैसा है। सर्किट कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। स्विच एस है, कितना वोल्ट है 18, कितना वोल्ट दिया है 12 वोल्ट ना। C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4। चलिए बनाइए इसको, लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ तो उसको अभी चालू किया मैंने। कहाँ चला गया प्रीवियस। देखिए समझा कि नहीं ये पूरा सवाल तुम लोगों ने, अगर अब समझ में आया है। ऊपर तो ज्यादा आसान हमको कुछ है नहीं। पहला मैंने किया क्लोज में, ठीक है, अब समझा देता हूँ पूरे एक लाइन से। क्लोज में किया, क्लोज में जब करोगे तो इस सर्किट को तुम ऐसा रीड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जब तुमने इसको ऐसा रीड्रॉ किया तो तुम देखो यहां से जो चार्ज आएगा Q मान लेते हैं, तो यही चार्ज Q1 Q2 में डिवाइड होने वाला है ना। और ये मान ले अभी तो यहाँ चूंकि मैंने नाम दिया C3 इसलिए Q3 नाम दे दिया उसका, तो Q1 और Q3 में डिवाइड हो गया। फिर अगेन इस जगह पे जब आएगा तो Q1 और Q3 मिल जाएगा, अगेन Q1 Q3 Q बन जाएगा, अब फिर Q जो है Q2 और Q4 में बदल जाएगा, है ना। तो अब तुम कुछ करना क्या है, हमने अभी करंट डिवाइडर रूल के हिसाब से चार्ज डिवाइडर रूल आपको बता दिया कि कैसे बनेगा। उसका कॉन्सेप्ट लगा के कि Q1 बराबर C1 इंटू Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C3, तो इससे ये वाला चार्ज निकल जाएगा,
है ना। फिर अगेन इसका निकालना है तुमको Q2 Q3, तो Q3 बराबर क्या होने वाला है C3 इंटू Q, C1 प्लस C3, उससे आ गया। फिर सिमिलरली ये दोनों कर डालना, तो आपको Q1 Q3 Q2 Q3 Q4 निकल जाएगा यहाँ से इसे। तो ये हो गया चारों का आंसर। अब आपको सीरीज में हम आते हैं इसको। जब सीरीज में आएंगे तो सर्किट कुछ ऐसा, सॉरी जब ओपन होगा, जब S इज ओपन, अगर S ओपन है, अगर S ओपन है, S ओपन कर दिया तुमने, जब S ओपन करोगे तो बीच वाला S तो खत्म हो गया ना सर, सर्किट ओपन हो गया। ओपन हो गया तो ये वाला और ये वाला सीरीज में आ गया, ये वाला और ये वाला सीरीज में आ गया, है ना। अच्छा, जो जितना भी चार्ज यहां से Q आ रहा है वही चार्ज यहां और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझा कि नहीं। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, चूंकि सीरीज में है तो इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम, इसका चार्ज सेम, यहां 12 वोल्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला चार्ज निकल गया। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, है ना। तो जो भी इक्विवेलेंट आएगा उसको क्या करो, 12 से मल्टीप्लाई करो तो Q बराबर CV, तो यहाँ पे ये Q2 आ जाएगा। तो वही Q2 यहाँ भी होना है, यहाँ भी होना है, क्योंकि सीरीज में है। यहाँ Q1 वही होना है, यहाँ भी वही होना है। आगे समझ आया? ऐसे इसको बनाना है पूरे समाज। आपको खाली वो डिवाइडर रूल याद रखने है, बस और कुछ नहीं। बैठा दो इसको, हटा दो क्या, हेडिंग बनाइए डाई इलेक्ट्रिक्स। बहुत प्रैक्टिस करा दी है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो। ये क्या होता है भाई, डाई इलेक्ट्रिक इज ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है इन विच इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्लेस्ड। डाई इलेक्ट्रिक में इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस्ड चार्जेस होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डालेंगे तब, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तो यहां पर इसको बोलते हैं बैड कंडक्टर भी बोलते हैं इसको, बैड कंडक्टर। नहीं, इंसुलेटर नहीं कह सकते इसको। इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में बहुत फर्क होता है। फर्क ये होता है कि इंसुलेटर डज नॉट शो द पोलराइजेशन बट डाइलेक्ट्रिक शोज द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन पढ़ा है, नाम सुना है कभी लाइफ में? क्या होता है? जैसे अभी पोलराइजेशन क्लासरूम में है, सारी गर्ल्स एक तरफ, सारे बॉयज एक तरफ, दिस आर द पोलराइजेशन। दिस इज द डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, है ना। ठीक, तो यहां पर बैड कंडक्टर बोलते हैं इसको, और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी बोलते हैं इसको, और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अबे लकड़ी में जो है कितना भी करंट दे दोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, बट इसमें जब करंट देना, इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे ना तो ये हड़बड़ी करेगा, टूटेगा फूटेगा, समझा क्या? फ्रेजाइल अंग्रेजी हमको नहीं आती, हिंदी में बोल क्या होगा? कमजोर, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। अभी बोला ना मैंने कि पोलराइजेबल है, इट इज ए पोलराइजेबल, बट जो नॉर्मल इंसुलेटर होता है वो पोलराइजेबल नहीं होता। इंसुलेटर इज ऑल्सो बैड कंडक्टर, बट उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे ना, किसी भी, मान लो तुम्हारे पास ये डाइलेक्ट्रिक है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक है, तो इस डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जो रैंडम होंगे। इस तरीके से दिस आर द, ये सारे डाइपोल मोमेंट्स होते हैं। जब इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हो, E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे मान लो कि सिंगल पोलराइजर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इस पे तुमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, ठीक है, तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं जब पहला क्लास पढ़ा था तब भी बोला था कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होता है उसको डिस्टॉर्टेड हो जाता है वो, और वो पोलर मॉलिक्यूल बना देता है। याद है कुछ सब? तो ये क्या करेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज,
इलेक्ट्रिक फील्ड में तो पॉजिटिव चार्ज भागेगा ना ऐसे, या टॉर्क फील करेगा, ये इसको सीधा कर देगा, अलाइंड कर देगा इस तरीके से, तब तुम्हारा एक फोर्स F इधर और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर। दिस आर द, मतलब ये एक मेन कंसेप्ट है इसका डाइलेक्ट्रिक्स का, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं इसको। डाइलेक्ट्रिक इज ए नॉन कंडक्टिव मटेरियल, उसके अंदर एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर एटम्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्पेशल टाइप का ऐसा हमारे पास है जो ऐसा, इसको डायरेक्टली ही बोलते हैं, ना मेटल बोलते हैं ना ऐसा बैड कंडक्टर, कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ये डाइलेक्ट्रिक। जहां पे क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ये धीरे 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 अपने आप को इसके मॉलिक्यूल्स अलाइन कर जाते हैं। और इसमें और भी क्या चीज होती है पता, अगर ये बहुत ज्यादा इसमें दे दोगे तो ये टूट जाता है और ये कंडक्टिंग हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक्स बिकम कंडक्टर आफ्टर फ्री आयंस, अगर ये टूट जाएंगे तो फ्री आयंस हो जाएगा, फ्री आयंस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कंडक्टिंग मटेरियल बन जाएगा। समझ भाई ये बात क्या बोला मैंने, तो लिख लो, पहले लिख लो। द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, एसी को बंद कर दिया तुम लोगों ने, हाँ इसको चालू कर, फैन को, इस फैन को चालू करो ना, गर्मी लग रही है भाई, तो इसको चिकन ना ऑन करना, इसको ऑन कर दो, अपना 2-4 कंबल लेके आया करो, ठंडा लगता है नशा में नहीं रहेगा वो नशा ही नहीं रहता हर टाइम। वो नशा ही इतना खराब है उस चीज का कि वो कभी उभरता नहीं है। और जब उस नशे से निकलेगा ना, तब तक दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी, है ना। हाँ, नॉन कंडक्टिव मटेरियल in which equal and opposite induced charges are produced on their opposite side. Induced charges are produced on their opposite side. Produced opposite side. On the application of electric field. इसी में एक लाइन और नीचे लिख लेना, इट इज मेड अप ऑफ पोलर molecular dipoles. It is made up of molecular dipoles. It is made up of molecular dipoles. It is made up of molecular dipoles. लिख लिया। अब हेडिंग बना पोलर डाइलेक्ट्रिक। यहां समझा कि ये कहानी, ये भी लिखना है आपको, ये सब लिखना था, जल्दी लिखो, नहीं लिखा हुआ है किसी की कॉपी में। हो गया? बातचीत नहीं, डोंट टॉक, डोंट टॉक, इंग्लिश ऐसे बोला, डोंट टॉक। चलो नेक्स्ट, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर,
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अच्छा ये चालू ही था, बंद नहीं किया था मैंने, चलो कोई बात नहीं। हाँ क्या लिखा, ये है क्या भाई, ये जो यही जो वाला डायग्राम है ना, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। दीज आर एक्चुअली पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होने वाला, लिखो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा के निकल जाओ 2 मिनट में तो भी ठीक है, लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बातचीत नहीं करो तस्लीम। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the center of positive and negative charge does not coincide, does not coincide, does not coincide, does not coincide in these atoms or molecules, in these atoms and molecules, in these atoms and molecules due to asymmetric shape of molecules, due to asymmetric shape of molecules, due to asymmetric shape of molecules। ये asymmetric shape भी तो है इसका, symmetric है क्या, random arrange है इसमें सेकेंड पॉइंट लिखो, each molecule has permanent dipole, each molecule has permanent dipole moment, dipole moment तो पढ़ा ना तुम लोग, each molecule have permanent dipole moment। अब थर्ड बात यह है कि since it is randomly arranged या oriented बोलो उसको, since it is randomly oriented, since it is randomly oriented, तो क्या होने वाला है इसका, क्योंकि इसमें कोई खास रैंडमली ओरिएंटेड है तो एवरेज जो डाइपोल मोमेंट होने वाला है वो 0 हो जाए, तो लिख दो एवरेज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में 0। सो एवरेज डाइपोल मोमेंट इज 0। ये समझ आया कि नहीं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, रैंडमली अरेंज होता है, इसीलिए जो नेट डाइपोल मोमेंट है, मतलब पी नेट जिसको बोल सकते हो, तो दैट विल बिकम 0। हम क्या कहते हैं, किसी भी मेटल के अंदर में, ये मेटल है अगर तुम्हारे हाथ में कोई, तो वो करंट क्यों नहीं लगता है, मैंने बताया था ना, क्यों नहीं लगता है करंट, करंट इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो रैंडमली होता है, होता तो बहुत स्पीड से 10 to power 5 मीटर पर सेकंड से होता है, 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन चूंकि जिगजैग मोशन में होता है, वो जिगजैग मोशन में होता है, तो पर्टिकुलर किसी एरिया से जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना इलेक्ट्रॉन आ गया तो करंट नेट करंट 0 हो जाता है, वहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी नहीं आएगी। आपने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी है ना, तो इलेक्ट्रॉन जैसे गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ भी वो कुछ ऐसे ही कंसेप्ट है कि चूंकि रैंडमली ओरिएंटेड है, दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं, मतलब इधर से डाइपोल मोमेंट इधर से डाइपोल मोमेंट सब मिला जुला करके 0 हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें हम, जब पोलर डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल में जो हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लो ऐसे है, ये डाइपोल है और इस पर मैंने
ई नॉट मतलब ई एक्सटर्नल, दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तुमने। जरा समझना है इधर तुम लोग क्या होने वाला है। ये सारे चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट मिल सकता है। दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से एक सीध में सब हो जाता है। तो मैंने गांव में नहीं देखा होगा, गांव में जो बकरी चराता है ना जो लोग, तो बकरी को देखो तो बहुत सारी बकरियां, भेड़ बकरियां जो होंगी, तो उसका जो चरवाहा होता है एक बार डंडा उठाता है, सबको ऐसे मारता है, सब जितना भी हल्का हल्का सबको मारता है। सारी बकरियां एक सीध में चलने लगती है। सड़क पे तो 100 बकरियां एक आदमी डंडा लेके रहता है, देखो एक भी बकरी जो है रोड से नीचे नहीं उतरेगा, उधर नहीं जाएगा, सब सीधा चलता रहेगा ऐसे। तो डंडा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली। ये सारी बकरियां एक सीधे में चल रही है, समझा क्या? कुछ इसी तरह का समझ के रखो, मतलब लेमैन कॉन्सेप्ट अगर समझना है। क्या होगा, सारा मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगेगा ना, तो सब अलाइंड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा क्या? डायग्राम बता दो जल्दी से। और एक चीज और है, तो अगर तुम इस बात को क्या कर सकते हो, देखो तो सारा पॉजिटिव एक तरफ आ रहा है, सारा नेगेटिव एक तरफ आ रहा है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, जो मैंने ऊपर में डेफिनेशन लिखाया था उसके हिसाब से, तुमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल दिया, तो यहां पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो यहां पे आपको एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां पे काम करने वाला है। इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, उसको ई इंड्यूस्ड अपन ने बोलते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अच्छा इतना भी इंड्यूस नहीं हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को जीरो कर दे। कंडक्टर के केस में क्या होता था, कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था उसमें, कि इनसाइड कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो जाती थी, क्योंकि हम अंदर में ई एक्सटर्नल बराबर ई इंड्यूस्ड हो जाता था, तभी वो हम उसको एक दूसरे को कंपेयर करके ई एक्सटर्नल पर इंड्यूस्ड इक्वल टू जीरो कर देते थे। यहाँ पे वो कंडीशन है, कंडक्टर नहीं है, ये बैड कंडक्टर है। तो अगर ये बैड कंडक्टर है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा कभी ई इंड्यूस हो ही नहीं पाएगा। तो ई नेट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, या फिर कहीं कहीं बुक में देखोगे लिखा रहेगा ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, ऐसा भी लिखा रहता है। तो तुम इंड्यूस, क्योंकि हमने इंड्यूस इफेक्ट देखा है इसलिए इंड्यूस लिखा रहता है, ठीक है। छापो इसको, नॉट मोर देन ई एक्सटर्नल, सो डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब क्या होने वाला है कि अगर ये ई नेट ज्यादा हो जाता तो डायरेक्शन बदल सकता था, लेकिन क्योंकि ई एक्सटर्नल ही ज्यादा है तो वो अपनी तरफ ही जाएगा ना। तुमने किसी बॉडी को फोर्स लगाया और तुमको वो फोर्स लगा रहा है साथ में, तो ये कब तक उधर जाएगा, जब तक तुम ज्यादा हो। अगर वो सामने वाला ज्यादा हो गया तो उल्टा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेट फोर्स है वो ई एक्सटर्नल से ज्यादा नहीं है, तभी वो इधर जा रहा है जिधर तुम इसको भेजना चाह रहे हो। लेकिन अगर वो ई नेट ज्यादा हो जाता तो डायरेक्शन बदल जाता है। नहीं समझ में आया, तो इसीलिए लिखा जाता है ई नेट इज नॉट ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। अब लिखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरा पोलर एंड नॉन पोलर ही होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई, लिख लो, एक दो लाइन इसका भी लिख लो। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, centers of positive
and negative charge coincide. In absence of electric field, center of positive and negative charge coincide. ठीक है, क्योंकि ये दे आर सिमेट्रिक। अब इसको समझो कि क्या एक्चुअली है। ये तुम्हारे पास कोई भी जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस यहां प्लस में, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है। अब दीज आर नेगेटिव चार्ज जो है तुम्हारा, क्या ये सिमेट्रिक है, तो इनका सेंटर ऑफ चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्या दोनों एक ही जगह पे है? दोनों एक ही जगह पे है कि नहीं? समझा कि नहीं? तो अगर दोनों कॉन्साइड कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। होता क्या है कि देखो यहां पे ये जो तुम्हारा है, मतलब एक एग्जांपल तुम O2 ले सकते हो, उसके लिए नाइट्रोजन ले सकते हो, एक्सेट्रा। इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। समझा क्या? ये सब क्या है? नॉन। और इसमें अभी भी पी नेट क्या हो रहा है? 0। यहां भी पी नेट मतलब डाइपोल मोमेंट जो तुम बोल रहे हो वो अभी भी 0 है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो बदलेगा। जब तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, आरिश ननियाल नहीं है तुम्हारा, ये ठीक से बैठो। जितना आराम दिया है वो आराम देने के मूड में है ही नहीं तुम लोग को। सीधा आउट, आराम करना है, आउट। कोई कंसिडर नहीं, कोई मजाक नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत हो गया, पिछले 1 साल से बहुत मजाक कर रहे थे, तुमको दुलार प्यार कर रहा है, देख लिए, कोई फायदा नहीं है। मैंने सोचा था कोटा पटना में जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन कोई फायदा होता है इसमें नहीं। हाँ, पढ़ाओ, अपना पैसा कमाओ, बचाओ। सही बोलना सारा, पढ़ाओ और सीरियसली पढ़ाओ, बचाओ। क्या मतलब रिजल्ट तुम्हारा आया कि नहीं आया, मेरे को क्या मतलब? यही बात है ना? ये नहीं है, ये है कि नहीं है? फातिमा, तुम्हारा रिजल्ट आया कि नहीं आया हमको क्या मतलब? ऐसा है क्या? रिजल्ट से मतलब है मुझे, रिजल्ट आएगा तभी मेरा काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। दर्द हो गया यार, बट इसलिए शांति से रहो, भगा देंगे बाहर। अभी इधर पापा के आए हुए बुलाएंगे भी क्लास में। खैर चलो, ये सिमेट्रिक है, इसलिए दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा? कॉन्साइड कर जाएगा। तो नेगेटिव है पॉजिटिव चार्ज का दोनों तुम्हारे क्या होने वाला है? ये सिमेट्रिक। यहाँ पे सिमेट्रिक लिख लो तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, सिमेट्रिक। फिर अल्लाह कर दिया, तो पी नेट तुम्हारा एक्चुअली 0 है अभी। एक्चुअली क्या है? अभी 0 है। लेकिन अगर तुम इसको नॉर्मल स्टेट में डाइपोल मोमेंट 0 है, तो यहाँ पे लिख लो इन नॉर्मल स्टेट, नहीं तुम कंफ्यूज कर दो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो क्या होने वाला है? देखो, अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और तुमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर दे दिया E0, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। डिस्टॉर्ट बोलते हैं इसको, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पे नेगेटिव, छोटा सा नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज अभी थोड़ा होगा, फिर धीरे 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 पूरा हो जाएगा। समझे? तो यहां पे क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्वायर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, है ना? तो नाउ इट एक्वायर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। एक्वायर्स इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला कोई बोलेगा नहीं। आरिश बताओ, कहां गया आरिश? क्या गया? आंख बंद, डिब्बा खोल। हाँ, तुम्हें बताओ निशान करो, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बोलो जल्दी से। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हो तो यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पैदा होना है, क्योंकि अभी तो दोनों कॉन्साइड कर रहा था ना, दोनों चार्ज एक ही जगह पे, समझो। लेकिन इसको जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो पॉजिटिव चार्ज इधर भाग गया, नेगेटिव इधर भाग गया। पॉजिटिव भागता नहीं है, लेकिन नेगेटिव भाग जाता है। पॉजिटिव क्यों भागेगा? पॉजिटिव न्यूक्लियस में रहता है।
पॉजिटिव न्यूक्लियस में रहता है, वो भागेगा नहीं। बोलने के लिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चला गया, निगेटिव चला गया। तो यहां पे क्या होने वाला है, ये डिस्टॉर्ट होने वाला है कुछ ऐसा। तो यहां पे जो था पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो यहां पे आपको एक्वास इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट लिखना, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चलो इतनी बात को जल्दी से कॉपी में नोट कर लेना, समझा कि नहीं। अगर इसमें तुम्हारा ई इंड्यूस इधर हो जाएगा, अब क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन वी पुट इट इनटू द बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब कि अगर तुमने एक कैपेसिटर लिया ऐसे, और इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक्स डाल दिया ऐसे, ठीक है। तो जब डाइइलेक्ट्रिक डालोगे तो क्या होने वाला है, यहां पे तो सारा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई नॉट होने वाली है। अच्छा, कैपेसिटर्स जो थे ये हमारे पास प्लस क्यू था और ये माइनस क्यू था, है ना। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। याद है कि बोलिए, दोनों के बीच में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा है, समझा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, तो यहां पे जो तुम्हारा बन रहा है, यहां पे जो बन रहा है, ये तो तुम्हारा पहले से सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, यहां पे माइनस सिग्मा आई और यहां पे माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा आई। आई क्यों लिखा, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। अरे चमका कि नहीं चमका, बात समझ आई। क्या किया तुमने, ये तो प्लस चार्ज है, ऑलरेडी सिग्मा है, एरिया भी ए है दोनों का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों का एरिया मैंने क्या बोला, फुल्ली फीडेड लिया था। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, एक तो आप लिखोगे प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, और यहां से एक लिखोगे ई इंड्यूस्ड, है ना, और ये एक ई एक्सटर्नल। तो टोटल जो ई नेट है, ई नेट है वो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड है ना। तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या होगी, इसको समझने की जरूरत है। कितना होगा बता सकते हो, ई नेट की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा एक बात और, एक टर्म तुमको अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया कि होता क्या है कि जब तुम देख रहे हो ना कि ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड हो गया, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी बढ़ी। ई नेट तुमको क्या मिलने वाला है, जो ई नॉट था उसमें से ई इंड्यूस्ड कैसे माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई। जितने फैक्टर से कम हुई उसी को हम लोग कहते थे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितने फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कूलम्स लॉ में। तो जितना कम होगा ना, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। समझ आया कि नहीं समझ आया। डायग्राम पहले बनाओ, फिर कुछ डेरिवेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, जल्दी करो। फैक्टर से तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करो। उसका फार्मूला क्या होता है, ई नॉट, ई नॉट मतलब एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई नेट। ई नेट मतलब ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, यही ना, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। यहां एक याद रखना, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। This K is known as, and this is known as dielectric constant, dielectric constant, इसी को हम लोग dielectric constant कहते हैं। मतलब फाइनली आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला याद रखना कि E external divided by E net is equal to K।
तो यहां से एक चीज और तुम लिख सकते हो कि ई नेट बराबर ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई के, ये भी तुम लिख सकते हो। ये फॉर्मूला काम आने वाला है। ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई के, है ना। तो यहां से एक बात और तुम लिख सकते हो उस फॉर्मूले से। यहां से एक बात और तुम चाहो तो आराम से यहां से एक बात और लिख सकते हो। ई नेट बराबर क्या हो गया, ई एक्सटर्नल बाई के, है ना। ई नेट बराबर ई एक्सटर्नल मतलब ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, यही था ना फॉर्मूला। तो ई एक्सटर्नल कितना तुम्हारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस ई इंड्यूस क्या है, सिग्मा आई माइनस एप्सिलॉन। यहां से भी तुम देख सकते हो इजीली। अब इसमें से तुम क्या करो कि सारा ई नॉट को कट कर दो। तो यहां से ई नॉट और ई नॉट अगर कट कर दिया तो तुम्हारे पास जो बचने वाला है वो सिग्मा बाई के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई, यही ना। तो इसको इधर लेके जाओ, मतलब क्या करो, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, ठीक है। अगर ये आ जाता है तुम्हारा तो यहां से क्या होने वाला है, यह क्वेश्चन जेई में आया था, पूछा हुआ सवाल है। तो यहां से सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। यही फॉर्मूला पूछा था क्यू की वैल्यू बताओ, चार्ज की वैल्यू, इंड्यूस चार्ज की वैल्यू। यहां पे जो तुम्हारा हो रहा है ना, तो ये माइनस क्यूपी पोलराइज चार्ज है, ये प्लस क्यूपी, समझा। तो ये सिग्मा आई क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन ए, यही होगा ना, क्यू बाई ए। और यहां क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। एरिया दोनों का मैंने बोला सेम लेना है। अगर दोनों का एरिया कट जाएगा तो फाइनली तुम क्या लिख सकते हो, क्यू आई इज इक्वल टू, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में, क्यू आई इक्वल टू क्यू जो चार्ज है टोटल डिवाइडेड बाई इंटू 1 माइनस 1 बाई के। एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछा था, क्यू आई की वैल्यू बताइए, मतलब क्यू पी लिखा हुआ था वहां पे, तुम उसको क्यू आई समझो, इंड्यूस बोलो या पोलराइज बोलो, जो भी बोलो। समझा कि नहीं, क्लियर है। लिख लो एक लाइन, वन फैक्टर इज डिफाइंड फॉर दिस डाइलेक्ट्रिक, one factor is defined for this dielectric similar as Coulomb's law is known as dielectric constant, तो K बराबर क्या पढ़ा भी आपने, K इक्वल टू ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई ई नेट, है ना। तो ई एक्सटर्नल क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई नेट कितना आया, सिग्मा माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट आया था। सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कट गया तो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा आई। तो K की वैल्यू यहां से भी आप देख सकते हो। अब एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। एयर और फॉर एयर और वैक्यूम K इक्वल टू 1। अच्छा, इसका कितना होता है वाटर के लिए, ये बता चुके हैं, 81 या 80 जो भी लिखना। K की वैल्यू 80 और 81, जहां जितना दिया रहा है उसी को इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, सेलुलोज का कितना होता है, सेलुलोज, हाँ सेलुलोज मतलब पेपर, सेलुलोज मतलब पेपर तुम्हारा क्या सेलुलोज ही तो होता है ना, पेपर। ये किसका कितना होता है, इसका होता है K की वैल्यू 35,
आप मीडियम पेपर रख दो बीच में, 100 डिग्री का पेपर रख दो तो उसका 35 आ जाएगा, है ना। अब एक बात बताओ मेरे को कि मान लो ये 10 कूलम का 10 न्यूटन पर कूलम का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 5 हो गई तो के की वैल्यू कितना होगा, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो गई तो के की वैल्यू कितनी होगी। किसी मीडियम से गुजारा है तुमने, एक्सटर्नल एक्टिविटी ई नेट तुम्हारा आ गया 5, तो कितने फैक्टर से, 2 फैक्टर से, तो के की वैल्यू 2 और यहां 5। क्लियर, समझ आया यहां तक, कुछ आ रहा है कि नहीं समझ में। अब एक डेफिनेशन लिख, अच्छा हाँ, इसके लिए क्या होता है, मेटल के लिए कितना, अगर मेटल रख दिया जाए, मेटल रख दिया जाए तो क्या होने वाला है, मेटल जब रख दोगे किसी कंडक्टर के अंदर में तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो के बराबर ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ई नेट, और ई नेट तुम्हारा 0 हो रहा है, समझा कि नहीं क्या बोला मैंने। अगर हाँ यस इन्फिनिटी, अब वो डायरेक्टली दिखाया भी था मैंने तब, उस टाइम भी दिखाया था। अगर के बराबर ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय ई नेट, और अगर ये ई नेट को 0 कर दिया जाए तो के की वैल्यू क्या होने वाली है, इनफाइनाइट। तो ये दिस इज फॉर कंडक्टर। अब कंडक्टर में क्या होता है कि अगर कंडक्टर रख दोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो 0 हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक, समझा। तो इसीलिए यहाँ पे कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। क्लियर है, एकदम सच।